हेलो माय डियर स्टूडेंट, बेटा समझेंगे आज की क्लास टेंथ की बेटा साइंस। और क्लास टेंथ की साइंस में समझेंगे बेटा अपना पार्ट नंबर 5 देखेंगे बेटा। यहाँ पर आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 का, इससे पहले हम पार्ट नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। आज हमारा लेक्चर बेटा 5 रहेगा। तो जो लेक्चर 5 है बेटा, कहाँ से हम समझेंगे यहाँ पर एल्डिहाइड, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पर समझेंगे बेटा एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये एल्कोहल क्या होते हैं, इनको 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करते हैं मेरे भाई। तो क्लास को शुरू से एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम बिंदास तरीके से आज की बेटा। तो बने रहेंगे सभी बच्चे और जुड़े रहेंगे बेटा इस चैनल पर और स्टडी करते रहेंगे एकदम लगन से, मन लगा के सभी बच्चे। चैनल का नाम है तो बेटा गरिमा क्लासेस 9th and 10th। गरिमा क्लासेस 9th and 10th वाले चैनल पर एकदम सुपर स्टडी कराई जाती है मेरे भाई, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी कराई जाती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखेंगे बेटा एकदम बिंदास तरीके से। आज का पहला टॉपिक कौन सा है माय ब्रदर, तो बेटा एल्डिहाइड। अब यहाँ पर समझेंगे भाई एल्डिहाइड किसे कहते हैं। एकदम सिंपल बात है बेटा, देखिए जैसे कोई बेटा कार्बोहाइड्रेट है, कोई हाइड्रोकार्बन है, तो उस कार्बन से, जैसे देखिए मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है बेटा, मैंने यहाँ पर कहा मेरे पास है भाई CH4 मेरे भाई एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन को हम लेंगे, इस CH4 को यहाँ पर लेंगे और इस CH4 से हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझना, CH4 से हाइड्रोजन को हटाएंगे और हम एक क्रियात्मक समूह होता है जिसका नाम होता है बेटा CHO। ओके, CHO। तो इस एक H को यहां से हटाकर और CHO को यहां पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा CH3CHO। ये होता है बेटा एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड होगा, नामकरण अभी करेंगे, बताएंगे इनका नाम। बस पहले आपको ये समझना है कि एल्डिहाइड को एक्सेप्ट कैसे किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो किसे एल्डिहाइड कहेंगे, यहाँ पर एक बात समझ लेंगे सभी बच्चे, इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है मेरे भाई, क्रियात्मक समूह, तो कौन सा क्रियात्मक समूह लगता है बेटा, CHO। कौन सा क्रियात्मक समूह लगता है बेटा, CHO क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है किससे, हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन से जब हम क्रियात्मक समूह CH को जोड़ देते हैं तो जो प्राप्त यौगिक होते हैं वही क्या कहलाते हैं, एल्डिहाइड कहलाते हैं। अब यहाँ पर कोई और, ये सपोज पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं आपसे कहूं बेटा CH3 CH2 CH3, अगर मैं इससे एक हाइड्रोजन हटा दूं और CHO को जोड़ दूं तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CHO, ये प्राप्त हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या इतनी बात समझ रहे हैं सब बच्चे। तो परिभाषा क्या होगी बेटा, परिभाषा को बड़े ध्यान से समझना कि वे हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा होता है उन्हें एल्डिहाइड कहते हैं। ओके, एकदम सिंपल भाषा में आप इसकी परिभाषा को बेटा समझ गए होंगे। मैंने क्या बताया, तो मैंने बताया वे हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा होता है उन्हें एल्डिहाइड कहते हैं, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है। ठीक, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट बेटा टॉपिक है हमारा एल्कोहल। तो एकदम सिंपल बात, एल्कोहल में क्या होगा भाई, क्रियात्मक समूह OH जुड़ा होगा। तो वे हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह OH जुड़ा होता है उन्हें एल्कोहल कहते हैं। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। क्या बोले बेटा, वे कार्बनिक यौगिक या वे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्रियात्मक समूह OH जुड़ा होता है उन्हें एल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मैं कहूं बेटा जैसे CH3OH CH3CH2OH C3H7OH। ओके, तो याद रखना मेरे भाई, वे कार्बनिक यौगिक या वे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा होता है उन्हें एल्कोहल कहते हैं। एग्जांपल में जैसे आपको मैंने लिख दिया है, जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेटा यहाँ पर समझेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल।
बेटा देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं। तो याद रखना हमारी क्लास का पहला टॉपिक है मेरे भाई एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को समझेंगे कि एल्डिहाइड किसे कहते हैं। तो एकदम सिंपल बात, वे कार्बनिक यौगिक या वे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा होता है उन्हें एल्डिहाइड कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बेटा बात, मैंने क्या कहा, वे हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा होता है उन्हें एल्डिहाइड कहते हैं। सबको समझ आ रहा होगा बेटा। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा होता है उन्हें एल्डिहाइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझे तो, जैसे CH3CHO, CH3CH2CHO, ओके, और C3H7CHO। बेटा एकदम सिंपल होता है, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे और समझेंगे ध्यान से। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यहाँ पर कौन सा, तो एल्कोहल। एल्कोहल भी क्या होगा बेटा, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह OH जुड़ा होता है। वहां पर एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह CHO, एल्कोहल में वे कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन जिनमें बेटा क्रियात्मक समूह OH जुड़ा होता है। लिखना चाहे तो चलिए मैं लिख रहा हूं, वे हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह OH जुड़ा होता है। ओके, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह OH जुड़ा होता है उन्हें हम अल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझेंगे मेरे भाई, एग्जांपल क्या होगा इनका, तो देखिए जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ओके, ये सब अल्कोहल होते हैं। ओके, इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। बेटा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहेंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह COOH जुड़ा होता है मेरे भाई, उन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। तो क्या बोले, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह, COOH जुड़ा होता है उन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो बेटा एग्जांपल में जैसे CH3COOH और CH2 या C2H5COOH या C3H7COOH। तो बेटा इस टाइप के जो कंपाउंड हैं वो सब कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब चलिए मेरे भाई नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक, बेटा कार्बोनिल यौगिक कैसे कंपाउंड होते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझोगे। सर वे कंपाउंड, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह CO जुड़ा होता है। वे कार्बनिक यौगिक या वे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्रियात्मक समूह CO लगा है, CO जुड़ा है, उन्हें बेटा हम क्या कहेंगे, तो उन्हें कहते हैं भाई कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, एकदम सिंपल सी बात। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बता दूं कि कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो बेटा एक बार समझ लोगे। कार्बोनिल यौगिक कितने टाइप के होंगे मेरे भाई, कार्बोनिल यौगिक सब बच्चे को याद रखना है बेटा। नंबर 1, 2, सबसे पहला होता है बेटा एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड दो टाइप के, पहला एल्डिहाइड और दूसरा होगा कीटोन। ये बात आपको याद रखना है। पहला कौन सा, तो माय ब्रदर एल्डिहाइड, दूसरा कौन सा, तो कीटोन। अब यहाँ पर एल्डिहाइड क्या होगा, याद रखेंगे, यदि एक बार R है और एक बार H जुड़ा है बेटा किस पर, कार्बन पर, कार्बन पर, ओके, और ये जुड़ा है मेरे भाई डबल बॉन्ड O, इस टाइप के जो कंपाउंड है वो सब एल्डिहाइड कहलाएंगे। मतलब इसे या करके लिखें तो या करके ये हो जाएगा RC और HO, ये होता है बेटा एल्डिहाइड, राइट। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, तो इतनी बात याद रखेंगे। R का मतलब है यहाँ पर रेडिकल कंपाउंड, रेडिकल कंपाउंड की जगह जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। ओके, ये जो R देख रहे हैं, R की जगह CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, ये R को शो करता है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CHO, C2H5CHO, C3H7 CHO। अभी अभी जस्ट आपको एल्डिहाइड बताया है। तो याद रखेंगे वे कार्बनिक यौगिक, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा होता है, उन्हें एल्डिहाइड कहते हैं, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको एल्डिहाइड को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और बेटा इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जब R की जगह यहाँ पर रखेंगे CH3 तो ये हो जाएगा CH3CHO, और बेटा C2H5 तो C2H5CHO, कुछ ऐसे हो जाएगा। ओके, इसी तरह यहाँ पर कीटोन समझते हैं भाई, कीटोन क्या होगा, अगर C पर दोनों जगह R है बेटा तो क्या है मेरे भाई, कीटोन है। या करके अगर लिखें इसे तो या करके लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O, R ऐसे भी लिख सकते हैं। R का मतलब मैंने अभी अभी आपको समझाया है, R का मतलब है यहाँ पर रेडिकल कंपाउंड, मतलब CH3 अगर यहाँ पर रखेंगे तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी बेटा हमने CH3, चाहे यहाँ C2H5 रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया हमारा कीटोन। ओके, याद रखेंगे। तो जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं माय ब्रदर, तो सब बच्चों को याद रखना है भाई, कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एल्डिहाइड, दूसरा होता है कीटोन। कीटोन क्या होता है, तो बेटा वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह CO जुड़ा होता है, उन्हें कीटोन कहते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर इसे मैं लिख के बता रहा हूं, CH3COCH3, तो ये मेरे भाई कीटोन है। या करें तो CH3COC2H5, ये भी कीटोन है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड है वो सब कीटोन कहलाते हैं। डेट इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो चलिए आराम से, आपको सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो सभी बच्चे छोटा सा कष्ट करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे सभी बच्चे वीडियो को। चलिए एकदम मन से पढ़ते रहेंगे सभी बच्चे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा पहले। भाई किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, जैव शक्ति सिद्धांत। बड़ा शब्द है जैव शक्ति सिद्धांत क्या है सर, जैव शक्ति सिद्धांत को किसने बताया था, किसने दिया था जैव शक्ति सिद्धांत, तो सभी बच्चे याद रखेंगे, जैव शक्ति सिद्धांत को बेटा लेवोजियर ने दिया था। लेवोजियर, लेवोजियर एक केमिस्ट्रियन थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत दिया और अपने जैव शक्ति सिद्धांत में कहा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे केवल और केवल उसे केवल और केवल प्रकृति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समझ रहे हैं, एकदम सिंपल सी 2 लाइन लिखी है बेटा, ध्यान से समझेंगे। यहां पर क्या लिखा है, किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि उसे हम प्रकृति द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये बात किसने बोली थी, लेवोजियर ने। कब बोली थी, तो इन्होंने कंपाउंड का पता लगाया, वो कंपाउंड था बेटा कौन सा, तो मीथेन CH4।
CH4 आप सभी को पता है कार्बनिक यौगिक है नहीं है बेटा? कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? तो सर वे यौगिक जिनमें ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, कार्बन उपस्थित होता है बेटा, ऐसे यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो ये जो CH4 है वो कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन है बेटा। जैसे इन्होंने CH4 का पता किया था वैसे ही बता दिया था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को हम प्रयोगशाला विधि से प्राप्त नहीं कर सकते बल्कि उसे प्रकृति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो याद रखेंगे क्योंकि CH4 आप सभी को पता है कैसी गैस है, ये एक बेटा गैस है, याद रखना कैसी गैस है मेरे भाई? तो प्राकृतिक गैस है। और याद रखेंगे ये विषैली गैस भी है, प्राकृतिक गैस होने के साथ साथ एक विषैली गैस भी है। कौन? तो बेटा मीथेन। ओके, विषैली गैस है। ये आप सभी को पता है, ये जहां पर कूड़ा कचरा काफी दिनों से जमा हो रहा होगा वहां पर बेटा ये प्राप्त होती है, मतलब गंदे स्थानों पर। जैसे मैं आपको बताऊं, गंदा नाला हो गया बेटा, गोबर हो गया, इसे याद रखेंगे गोबर गैस भी बोलते हैं क्योंकि गोबर से प्राप्त की जाती है, तो गोबर गैस भी होती है, राइट। ओके, और दूसरा एक होता है बेटा धान की खेती। आप सबको पता है धान की खेती का जो प्याल होता है, धान की खेती से भी इसे प्राप्त किया जाता है क्योंकि धान की खेती का जो प्याल होता है वह प्याल जब एक जगह जमा कर दिया जाता है और काफी दिन बाद जब उसे हटा के देखते हैं तो उसमें से बेटा भाप निकलती है मेरे भाई। क्या निकलती है? वाष्प निकलती है, और वही वाष्प जो होती है वो मीथेन गैस होती है। ओके, तो याद रखेंगे सभी ये कौन सी गैस है? तो मीथेन है। कैसी है? विषैली है और प्राकृतिक गैस है, राइट। तो जैसे इन्होंने मीथेन गैस का पता लगाया, साफ साफ बता दिया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला विधि से हम प्राप्त नहीं कर सकते बल्कि उसे प्रकृति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इनके ही एक चेला थे जिनका नाम था बहोलर। याद रखेंगे भाई, इन लेवोजियर के ही चेला थे बहोलर ने ये बताया था कि एकदम गुरुजी आप सत्य नहीं कह रहे हैं, एकदम असत्य कह रहे हैं। ये आपका जो कथन है, जो आपने बात बताई है वो एकदम गलत है, क्योंकि हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला विधि से प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोगशाला में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि उसे प्रकृति द्वारा ही प्राप्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि कैसे आप कह सकते हैं, तो बहोलर ने कहा था कि हमने सबसे पहले प्रयोगशाला में NH2CO का निर्माण किया है, और जिसे कहते हैं बेटा यूरिया, और इसमें आ गया कार्बन। आप देख रहे हैं जिस कंपाउंड में कार्बन आ गया तो वह कार्बनिक कंपाउंड हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया। तो कहा कि देखिए सर जी बताइए क्या हमने ये NH2CO कुछ बनाया है, क्या इसमें कार्बन नहीं है? तो बिल्कुल कार्बन है, और जब कार्बन है तो सब कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक का हमने निर्माण कर दिया प्रयोगशाला में। इसका मतलब हम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और उन्होंने एक बात और बताई थी कि एक बात और सुनिए, कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में एक ही कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता, एक ही कंपाउंड प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि कम से कम 4 लाख कंपाउंड को प्राप्त किया जा सकता है। कितना मेरे भाई? तो याद रखेंगे सभी बच्चे, कम से कम 4 लाख कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया जा सकता है प्रयोगशाला में। ओके, इसलिए गुरुजी जो आप बोल रहे हैं वो एकदम असत्य है, एकदम गलत है, और मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, खुद मैंने अपने आप प्राप्त किया है सबसे पहले यूरिया, और इस प्रकार एक ही कंपाउंड नहीं कम से कम 4 लाख कंपाउंड प्राप्त किया जा सकते हैं। कौन से? तो कार्बनिक यौगिक। क्लियर? आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार बेटा जो बहोलर थे, बहोलर का रूल माना गया, एक्सेप्ट हुआ, और इनका सिद्धांत लिखा गया। और याद रखेंगे उसके बाद कार्बनिक रसायन विज्ञान के फादर, कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक घोषित कर दिया गया बेटा किसको? बहोलर को।
कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक घोषित किसको कर दिया था भाई? बॉयलर को घोषित कर दिया था। तो याद रखेंगे ये सब सभी बात। ये है आपका जैव शक्ति सिद्धांत। चलिए इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। भाई कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या है? तो बारी बारी से एक एक गुण पर इनके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है माय डियर दहन। सबसे पहला पॉइंट है दहन। तो यहाँ पर दहन क्या होता है, किसे कहते हैं दहन? तो जब कोई लिखा हुआ है एक लाइन ध्यान से समझेंगे, जब कोई कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे दहन कहते हैं। बेटा ऐसा कोई कार्बनिक यौगिक, कोई कार्बनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ऊष्मा तथा प्रकाश देता है तो उसे हम दहन कहते हैं। सीधी सी बात है, कार्बनिक यौगिक का जलना। बेटा याद रखेंगे सभी बच्चे, कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना। एक शॉर्ट लाइन माइंड में बैठा लीजिए मेरे भाई, कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना ही दहन कहलाता है। कार्बन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिक का जलना ही दहन कहलाता है। एकदम सिंपल सी बात। अब रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। जैसे तो रिएक्शन को बड़े ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक प्राकृतिक गैस है CH4 मीथेन, और मीथेन को बेटा मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में मीथेन का कर दिया यहाँ पर दहन। ओके, तो प्राप्त क्या होगा मेरे भाई? तो देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। ठीक बेटा, क्या बच जाएगा? तो याद रखेंगे सभी बच्चे, यहाँ पर बच जाएगा 2H2O। अब आपको दिखे कि रिएक्शन संतुलित नहीं है तो इसे रिएक्शन को संतुलित कर देंगे। यहाँ पर बेटा 2 2 1 2 और 2 4 हो रहा है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है तो 2 का कर देंगे मल्टीपल। ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन। तो क्या हुआ, जब CH4 मतलब प्राकृतिक गैस मीथेन ऑक्सीजन के साथ बेटा जलाई जाती है, ऑक्सीजन के साथ जलाई जाती है तो उसका जो जलना है दहन कहलाता है। राइट, कोई दिक्कत यहां तक? ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब यहां पर क्या बेटा? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बेटा यहां पर समझते हैं ईंधन। ईंधन क्या होगा मेरे भाई? तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऊर्जा संचित होती है ईंधन कहलाते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऊर्जा संचित होती है ईंधन कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, डीजल, पेट्रोलियम जिसे पेट्रोल कहते हैं बेटा, और कोयला, ये सब क्या है मेरे भाई? तो ईंधन है। ओके, याद रखेंगे। तो क्या बोले? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऊर्जा संचित होती है वो सब ईंधन कहलाते हैं, जैसे सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यहाँ पर कोयला। कोयला को समझते हैं भाई, कोयला किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिकों का जटिल मिश्रण होता है। इनमें कुछ मात्रा में मुक्त कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन तथा सल्फर होते हैं। यह पौधों, फर्न, पेड़ों के विघटन से प्राप्त होते हैं या बनते हैं, जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी में दब गए थे। ध्यान से समझेंगे भाई, जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे दब गए थे, उन दबे हुए पौधों, फर्न, पेड़ों के विघटन से प्राप्त होता है कौन? तो कोयला। ये बात आपको याद रखनी है। क्या बोले? तो एक बार मैं दोबारा आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। देखिए, यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिकों का जटिल मिश्रण होता है कौन? तो बेटा कोयला। इसमें कुछ मात्रा में मुक्त कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन तथा सल्फर होते हैं। यह पौधों, फर्न, पेड़ों
के विघटन से प्राप्त होता है, जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी में दब गए थे। आराम से आप समझ गए होंगे को कोयला किसे कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा है पेट्रोलियम। बेटा पेट्रोलियम क्या होता है? प्रकृति में कुछ स्थानों पर चट्टानों के नीचे गाढ़ा चिपचिपा तथा गहरे रंग का द्रव पाया जाता है। प्रकृति में कुछ स्थानों पर चट्टानों के नीचे गाढ़ा चिपचिपा गहरे रंग का द्रव पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः C1 से C40 तक के एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं। इस द्रव को आपर्कृत तेल या कच्चा तेल या पेट्रोलियम कहते हैं। बेटा याद रखना कि पेट्रोल को मेरे भाई कच्चा तेल भी कहते हैं। ठीक, पेट्रोल को क्या कहते हैं? तो बेटा कच्चा तेल भी कहते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। समझ गए होंगे सभी बच्चे। तो देखेंगे क्या कह रहा है, प्रकृति में कुछ स्थानों पर चट्टानों के नीचे एक गाढ़ा चिपचिपा तथा गहरे रंग का द्रव पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः C1 से C40 तक। बेटा जो कार्बन होता है वो C1 से C40 तक होता है। कितने तक? तो C40 तक। C40 तक के एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं। इस द्रव को आपर्कृत तेल या कच्चा तेल या पेट्रोलियम कहते हैं। बड़े आराम से आप समझ गए होंगे सभी बच्चे। ठीक बेटा, तो आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगा इस क्लास में। इससे आगे नेक्स्ट डे लेके आएंगे अपनी क्लास को, और एकदम इसी तरह और इससे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास लाएंगे नए अंदाज में। तो जितना मैंने आज समझाया यकीन के साथ समझ गए होंगे पूरा। और इसी तरह बेटा आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए एकदम मन लगा के, जी जान से। अगर आपको बोर्ड एग्जाम की अच्छी बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छी परसेंट बनानी है तो बेटा एक काम और कर देंगे, पढ़ाई के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे बाबू, लाइक भी कर देंगे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। चलिए मेरे भाई, और पढ़ते रहिए।